हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो पहले देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिज्म को हिंदी में रूढ़िवाद बोलते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उन्हीं को बचा के रखना। तो इस तरीके की सोच वाले लोगों को पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो पुराने तौर तरीके परंपराओं को अच्छा मानते हैं, और जो नई चीज़ें होती हैं, मॉडर्न चीज़ें, उनको ये बेकार समझते हैं। जैसे हम कभी कभार ये सुनते हैं कि ये कंजर्वेटिव फैमिली है या फिर ये कंजर्वेटिव माइंडसेट का है, तो इसका मतलब है कि वो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा मानता है या वो फैमिली पुराने तौर तरीकों को ही फॉलो करती है। तो ये होता है कंजर्वेटिज्म का मतलब। तो यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिज्म नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है न्यू कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब है कि पहले जिस तरह का कंजर्वेटिज्म हुआ करता था उसमें नई चीज़ों को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो उस टाइम पर ये माना जाता था कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो, कोई नई चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन 1815 के बाद जो कंजर्वेटिज्म आता है उसमें कुछ नए तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें ये पुरानी चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि कोई नई चीज़ें, मॉडर्नाइजेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। इसलिए यहाँ पर न्यू कंजर्वेटिज्म लिखा गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि 1815 में ऐसा क्या हुआ जिससे कि कंजर्वेटिज्म दोबारा आ जाता है। तो 1815 में होती है एक बैटल, जिसमें एक साइड रहता है नेपोलियन और दूसरी साइड रहते हैं ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। ये बैटल इसलिए होती है क्योंकि ये जो कंट्रीज़ थी, इनको ये डर था कि नेपोलियन जिस तरीके से एक्सपेंशन करता है या फिर जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन ला रहा है, कहीं ये हमारी कंट्री के मोनार्की के लिए खतरा ना हो, कहीं हमारी कंट्री में भी नेशनलिज्म या फिर रेवोल्यूशन ना हो जाए। इसलिए ये लोग नेपोलियन को हराना चाहते थे और इस बैटल में नेपोलियन की हार होती है और ये कंट्रीज जीत जाती हैं। तो ये जो जीतने वाली कंट्रीज़ हैं, ये नेपोलियन के द्वारा किए गए जो भी चेंजेस हैं उसको हटा देते हैं और दोबारा से कंजर्वेटिज्म लेकर आते हैं। मतलब कि दोबारा से एक नई मोनार्की को वहाँ पर सेटअप कर देते हैं और नेपोलियन के द्वारा जो किए गए एक्सपेंशन होते हैं, जो नेपोलियन ने जीते हुए स्टेट्स होते हैं, उनको भी छीन लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि 1815 में दोबारा से कंजर्वेटिज्म आ जाता है। लेकिन नेपोलियन की गवर्नमेंट को हम कंजर्वेटिज्म नहीं कहते, क्योंकि नेपोलियन ने कई सारे ऐसे सुधार किए थे जो लोगों के लिए सही थे। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव का मतलब समझाया गया है। इसका मतलब है कि स्टेट और सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, जो पहले से चले हुए आ रहे हैं या फिर बने हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बचाए रखना। जैसे कि मोनार्की हो गया, राजतंत्र, चर्च हो गया, सोशल हायरार्की हो गया, या फिर प्रॉपर्टी और फैमिली हो गया, इन सब को बचाए रखना चाहिए। सोशल हायरार्की का मतलब है कि समाज में सबसे पहले ऊपर किसको दर्जा दिया जाएगा, फिर उसके बाद में कौन आएगा। जैसे कि सबसे ऊपर चर्च होता है, उसके बाद राजा होते हैं, उसके बाद सेना होते हैं, और लास्ट में जो गरीब लोग आते हैं उनको रखा जाता है। तो इनका मानना था कि ऐसी जो सिस्टम है ये बना रहे। तो 1815 के बाद जो ज़्यादातर कंजर्वेटिव है वो ये नहीं चाहते थे कि रिवोल्यूशन से पहले जो सोसाइटी थी वो वापस आ जाए, बल्कि ये चाहते थे कि नेपोलियन के द्वारा जो चेंजेस किए गए हैं उनको बनाए रखें, ताकि ये जो मॉडर्नाइजेशन है इससे जो मोनार्की है ये और स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव बने। जैसे कि मॉडर्न आर्मी से वो अपने दुश्मनों से अच्छी तरीके से लड़ सकेंगे, एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी, अच्छे ऑफिसर्स होने से उनको लोगों पर कंट्रोल करने का मौका मिलेगा, अच्छी डायनामिक इकोनॉमी होनी चाहिए, और फ्यूडलिज्म के हट जाने से मोनार्की डायरेक्ट लोगों से पैसा वसूल कर सकती है, उनके बीच में कोई मीडिएशन नहीं रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मोनार्की को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो ये चेंजेस थे जो नए कंजर्वेटिज्म में अपनाए गए। तो 1815 में जो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया है, इनकी मीटिंग होती है वियना में, जिसके हेड होते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और इस मीटिंग में ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी नेपोलियन ने चेंजेस किए हैं उसको हटा दिया जाए और दोबारा से जो मोनार्की है उसको रिस्टोर किया जाए। बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से लाया जाता है और नेपोलियन ने जो भी टेरिटरी जीती थी उसको भी वापस ले लिया जाता है। और फ्रांस की बाउंड्री में कुछ स्टेट को सेटअप कर दिया जाता है ताकि वो फ्रांस पर नज़र रखें और दोबारा से फ्रांस ऐसा ना कर सके। जैसे कि नीदरलैंड और जिनोवा को फ्रांस की निगरानी के लिए रखा जाता है। ये है हमारा नीदरलैंड और यहाँ नीचे है हमारा जिनोवा। इसके अलावा नेपोलियन के द्वारा जो जीते गए स्टेट होते हैं वो 3 कंट्रीज़ मिलकर आपस में रख लेती हैं। ग्रेट ब्रिटेन कुछ नहीं रखता, तो बाकी स्टेट ये 3 कंट्रीज़ आपस में डिवाइड कर लेती हैं। तो प्रशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर और सेक्शनी के कुछ पार्ट्स दिए जाते हैं। ये वाला पार्ट प्रशिया का है। ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली दिया जाता है और रशिया को पोलैंड के कुछ पार्ट्स दिए जाते हैं। और ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था जिसमें 39 स्टेट्स आते थे, इसको ऐसे ही रहने दिया जाता है। तो इन स्टेट्स का मेन मोटिव ये था कि जो मोनार्की है उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाए और नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे उसको वापस ले लिया जाए।
तो 1815 के बाद ये जो कंजर्वेटिज्म आता है ये ऑटोक्रेटिक होता है मेनली, मतलब कि कुछ अमीर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। तो ये लोग अपनी बुराइयां बिल्कुल भी नहीं सहते थे और जो गवर्नमेंट पे उठने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी ये नापसंद करते थे और इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ होती है, कामों को भी ये बंद करते थे। और इन लोगों ने प्रेस में सेंसरशिप भी लगा दी थी, मतलब कि उस पर रोक लगा दिया था। कोई भी लोग न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग, यहाँ कहीं पर भी लिबर्टी या फ्रीडम के आइडियाज़ को नहीं छाप सकते। तो इन लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन लोगों को मालूम था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, उसमें जो फ्रीडम मिला था वो क्या था। तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनका मेन एम था कि जो प्रेस है उसको फ्री कर दिया जाए, मतलब कि न्यूज़पेपर, बुक्स, इन सब पे जो सेंसरशिप लगाई थी उसको हटा दिया जाए। तो ये लिबरल नेशनलिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। तो अब क्या होगा, अब दोबारा से रेवोल्यूशन होगा, दोबारा से रेवोल्यूशनरीज आएंगे। एक बार जिसने फ्रीडम को देख लिया तो क्या वो दोबारा से पिंजरे में जाना चाहेगा? नहीं। तो फ्रांस के लोगों को पता था कि फ्रीडम क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, अपने राइट्स, लॉज क्या होते हैं। तो दोबारा से रेवोल्यूशन करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए। तो 1815 में पकड़े जाने के डर से काफ़ी सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज़ में क्या होता है कि आप रेवोल्यूशन तो करते हो लेकिन चुपके से, आप गवर्नमेंट की नज़र में आए बिना ही सारे काम करते हो। तो इसमें रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन किया जाता था और ये जो सारे आइडियाज़ होते हैं लिबरलिज्म, नेशनलिज्म के, ये इधर से ही फैलाए जाते थे। उस टाइम पर एक रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था कि आप मोनार्कियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाओगे और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फ़ाइट करोगे। और रेवोल्यूशनरीज़ के स्ट्रगल का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि वो एक नेशन स्टेट बनाए। और ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी थे गुसेप मज़ीनी, जो कि इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ये 1805 में जिनेवा में बॉर्न हुए थे और एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी के पार्ट थे। जब ये 26 साल के थे तो इनको अपने देश से निकाल दिया जाता है रेवोल्यूशन करने पर। उसके बाद ये 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, एक है मर्जेल में यंग इटली और दूसरा बर्न में बनाते हैं यंग यूरोप। इसके मेंबर पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से भी थे। इनका मानना था कि भगवान ने लोगों के लिए ये नेशन स्टेट्स बनाए हैं और ये जो नेशन स्टेट्स हैं ये अलग अलग स्टेट या फिर किंगडम में बटे हुए नहीं हो सकते। तो ये जो अलग अलग स्टेट हैं इनको यूनिफाई होकर, मतलब एकजुट होकर एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए और फिर सारे नेशंस को एक साथ इकट्ठा होकर एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए। और इसी यूनिफिकेशन से इटालियन लिबर्टी आ सकती है, मतलब लोगों को आज़ादी मिल सकती है। और इसी मॉडल को फॉलो करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, इनमें भी सीक्रेट सोसाइटी बनने लगती है। तो ये मोनार्की के अगेंस्ट में थे, इनको मोनार्की अच्छी नहीं लगती थी और हमेशा सोसाइटी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। और यही जो चीज़ थी कंजर्वेटिव्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो मेटरनिक मज़ीनी को बोलते हैं द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मतलब कि ये हमारी सोसाइटी के लिए सबसे खतरनाक इंसान है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे 1815 के बाद न्यू कंजर्वेटिज्म आता है और उसके बाद रेवोल्यूशनरीज़ भी आते हैं। तो इस सेक्शन 2 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमें बताया गया था कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म आएगा, क्योंकि यूरोप जो था वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड था। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ रहते थे, अलग अलग किंगडम्स के अंदर ये राज आता था, जिसे हमने ऑस्ट्रिया हंगरी के एग्जाम्पल से समझा। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो नेशनलिज्म है ये लेकर कौन आएगा, कैसे एक नई मिडिल क्लास यहाँ से जन्म लेती है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो नई मिडिल क्लास थे उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था और कैसे हर कोई लिबरलिज्म को अपने अपने अकॉर्डिंग समझ रहा था और उससे नेशनलिज्म को लेकर आ रहा था, जो हमने इकोनॉमिक स्फेयर के एग्जाम्पल से भी समझा। उसके बाद हमने देखा कि 1815 में नया कंजर्वेटिज्म आ जाता है, मतलब कि नई मोनार्की आ जाती है जिसे लड़ने के लिए दोबारा से रेवोल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।